कैसे हैं सभी विद्यार्थी। उम्मीद करते हैं सब बेहतर होंगे। आप में से काफी विद्यार्थियों का 11th क्लास का पेपर हो चुका है, हो सकता है कुछ लोगों का पेपर चल रहा हो। दूसरी बात, काफी सारे बच्चों ने 11th क्लास में अच्छी खासी मेहनत की, जी तोड़ मेहनत की है, पूरी जान लगा के मेहनत की है। कुछ लोगों ने सिर्फ घुमाई की है। जिन्होंने घुमाई की उनसे बस एक ही अनुरोध है कि अब क्लास 12 में आप थोड़ा सीरियस हो जाइए। आपके पास एक चांस और है कि आप अच्छे से मेहनत करिए, बेहतर तरीके से पढ़िए, एक बेहतर रिजल्ट लीजिए। तो बिना ज्यादा बकवास की सीधा हम चलते हैं क्लास 12 के मैथ्स के सिलेबस पे। देखते हैं सिलेबस क्या है, क्या क्या पढ़ना है आपको क्लास 12 में और क्या क्या क्लास 11 से 12 में रिलेटेड चैप्टर्स होंगे, क्या यूज होगा कुछ या नहीं, वो समझ लेते हैं। चलिए भैया, तो सबसे पहला चैप्टर जो आपको मिलेगा क्लास 12 में वो होगा आपका रिलेशन एंड फंक्शन। आप लोगों ने क्लास 11 में ही पढ़ा है रिलेशन एंड फंक्शन। क्लास 11 में आप लोगों ने जहां से छोड़ा था रिलेशन और फंक्शन, बस वहीं से स्टार्ट करना है हमको। क्या पढ़ना है रिलेशन और फंक्शन में? रिलेशन और फंक्शन आपको पढ़ना है कि टाइप ऑफ रिलेशन क्या है, कितने टाइप के रिलेशन है। तो आपके पास बेसिकली 4 टाइप के रिलेशन होंगे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस। क्या होता है रिलेशन, कैसे प्रूफ करते हैं, क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, वो देखना है आपको। उसके बाद फंक्शन में हम देखेंगे, फंक्शन में क्या देखना है आपको, वन वन फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन क्या होता है। काफी इजी चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बोर्ड में अच्छा खासा नंबर पूछा जाता है। बोर्ड में लगभग 8 नंबर का वेटेज है रिलेशन और फंक्शन का, काफी इंपॉर्टेंट है, इजी भी है। उसके बाद अगला टॉपिक है आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सिंपल टॉपिक है ये भी, देखिए क्लास 12 की मैथ्स 11 के कंपैरिजन में काफी इजी है। ट्रीट कैलकुलेशन थोड़ा सा कम है, लॉजिकल चैप्टर्स मिलेंगे आपको। क्लास 12 में फॉर्मूला रटो, ई रटो, वो रटो, इसमें कुछ ज्यादा रटना नहीं है आपको। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको पढ़ना क्या होता है, डेफिनेशन क्या होती है, रेंज क्या है, डोमेन का क्या मतलब है, प्रिंसिपल वैल्यू का क्या मतलब है, ग्राफ कैसे बनते हैं। उसके बाद अगला यूनिट है, सेकंड यूनिट आपका है अलजेब्रा। अलजेब्रा में आपको 2 चैप्टर पढ़ने होंगे, कौन कौन से, मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स में सबसे पहले आपको पढ़ना है कि मैट्रिक्स होती क्या है, मैट्रिक्स के ऑर्डर का क्या मतलब है, 2 मैट्रिक्स आपस में बराबर कब होंगी, टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स का एडिशन कैसे होगा, एडिशन की प्रॉपर्टीज क्या है, सब्ट्रैक्शन क्या है, सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज क्या है, मल्टीप्लिकेशन क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। उसके बाद हम समझेंगे कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज लग सकती हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स आगे चलकर और कौन कौन से टाइप बना सकता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स के इन्वर्टेबल होने का क्या मतलब है। फिर अगला चैप्टर, अगला टॉपिक होगा आपका डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट थोड़ा बहुत रिलेवेंट है हाई स्कूल से। अगर आप लोगों ने हाई स्कूल में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ा हो इन 2 वेरिएबल्स, तो सॉल्व करने के कई तरीके बताए जाते थे, उसमें से एक होता था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो डिटरमिनेंट लगभग कुछ वैसा ही है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का ही थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन है, प्रो वर्जन है। तो डिटरमिनेंट में आप सबसे पहले पढ़ेंगे कि स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे। आपको बस 3x3 मैट्रिक्स तक पढ़ना है। माइनर क्या है, कोफैक्टर का क्या मतलब है, फिर इनके एप्लीकेशंस क्या है, डिटरमिनेंट का क्या एप्लीकेशन है, ठीक। डिटरमिनेंट का यूज करके आप एरिया कैसे निकालेंगे, फिर एडजॉइंट का क्या मतलब है, किसी भी मैट्रिक्स के इनवर्स का क्या मतलब है, कोई मैट्रिक्स इनवर्स होगी या नहीं होगी, कोई मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। फिर आप उसके बाद आपका आएगा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। हाई स्कूल में भी आप लोगों ने पढ़ा था कि 2 टाइप की सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, सॉल्यूशन के बिहाफ पर। अगर किसी के पास सॉल्यूशन है तो कंसिस्ट है, सॉल्यूशन नहीं है तो इनकंसिस्ट है। क्लास 12 में जैसे क्लास 11 में सबसे मेजर पोर्शन आपका था कोनिक सेक्शन, वैसे ही क्लास 12 में सबसे बड़ा पोर्शन है कैलकुलस। इजी है, आपको बोर्ड परीक्षा में 80 में से 35 नंबर कैलकुलस से ही मिलेंगे। कैलकुलस इस यूनिट से, कैलकुलस में कैलकुलस आगे चल के 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला आपका होगा डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस में आपको पढ़ना क्या है, कंटिन्यूटी क्या होती है, डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है। क्लास 11 में आप लोगों ने लिमिट पढ़ा था, डेरिवेटिव भी पढ़ा था, बस उसी के आगे से मैं स्टार्ट कर रहा। लिमिट का यूज होगा, तो जिन बच्चों ने क्लास 11 में लिमिट नहीं पढ़ा है वो लिमिट एक बार रिकॉल कर लेंगे।
किसी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी का क्या मतलब है, डिफरेंशिएबिलिटी का क्या मतलब है, डेरिवेटिव का क्या मतलब है। फिर डेरिवेटिव कितनी टाइप से आप कर सकते हैं किसी फंक्शन का, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे होगा, लॉगरिथमिक फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे होगा, फिर पैरामीट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे होगा, इम्प्लिसिट फंक्शन का कैसे होगा, एक्सप्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे होगा, और फिर सेकंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, मतलब आप किसी एक फंक्शन में एक से ज्यादा बार चेंजमेंट कैसे कर सकते हैं। अगला आपका है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। अभी आपने यहाँ जो डेरिवेटिव पढ़ा उसको आप यूज कहाँ कर सकते हैं, उसके क्या एप्लीकेशंस हैं। इसके ज्यादातर एप्लीकेशन आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ेंगे, मैकेनिक्स में अच्छे खासे एप्लीकेशन पढ़े होंगे। जब आपको कोई इंस्टेंट चेंजमेंट निकालना होता था, इंस्टेंट एक्सेलरेशन, इंस्टेंट वेलोसिटी निकालना होता था, तो आप डेरिवेट करते थे फंक्शन को। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आपको पढ़ने हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, कि किसी भी क्वांटिटी में चेंजमेंट हो रहा है तो किस रेट से हो रहा है, कैसा चेंजमेंट है, इंस्टेंट चेंजमेंट है, किसी एक के चेंजमेंट की वजह से दूसरे पर क्या फर्क पड़ेगा, कैसे फर्क पड़ेगा। फिर अगला है आपका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, किसी फंक्शन का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का क्या मीनिंग है, फंक्शन इंक्रीज कब करेगा, फंक्शन डिक्रीज कब करेगा, कैसे पता करेंगे। मैक्सिमम एंड मिनिमम, इसका क्या मतलब है। अच्छा, मैक्सिमम और मिनिमम को टेस्ट करने के दो तरीके होंगे। पहला है आपका फर्स्ट डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, और दूसरा आपका होगा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, कि आप एक बार डिफरेंशिएट करके मैक्सिमम मिनिमम जान सकते हैं कि कोई फंक्शन किस पॉइंट पर मैक्सिमम होगा, किस पॉइंट पर मिनिमम होगा, या दोबारा डिफरेंशिएट करने के बाद आप पता लगा सकते हैं। अच्छा, मैक्सिमम और मिनिमम में 2 पॉइंट्स और आते हैं कि ग्लोबल मैक्सिमा का क्या मतलब होता है और लोकल मैक्सिमा का क्या मतलब होता है, वो हम चैप्टर में आगे देखते चलेंगे। फिर कैलकुलस का जो अगला पॉइंट है, जो अगला हिस्सा है, वो है इंटीग्रल कैलकुलस, जिसका आप अच्छा खासा यूज करेंगे फिजिक्स में क्लास 12 की। इसमें आपको पढ़ना है कि आप किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट कैसे करेंगे। सबसे पहले तो ये समझना है कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, हम क्यों कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कौन सा रिजल्ट देगा आपको, ठीक है। अब इंटीग्रेशन में कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं, पॉइंट्स हैं, या फॉर्म बोल सकते हैं। कौन कौन से फॉर्म है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल ये 10 फॉर्म है जिनको आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद आपका अगला टॉपिक हुआ कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। आपने इंटीग्रेशन जो सीखा है उसको आप कहां उसका एप्लीकेशन कर सकते हैं, उससे क्या क्या चीजें आपको मिल सकती हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में सबसे पहला आपको मिलेगा एरिया, या किसी भी फंक्शन का एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया कैसे फाउंड करेंगे। देखिए, कोई भी फंक्शन जो एरिया बाउंड करता है, वो एरिया किसी ना किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जैसे अगर आप मैकेनिक्स में चले, वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता था वो आपको बताता था डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस को। वैसे ही आपको समझना है कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में एरिया कैसे फाइंड करेंगे, एरिया किसको रिप्रेजेंट करेगा, टोटल एरिया का क्या मतलब है, नेट एरिया का क्या मतलब है। फिर इसमें आप देखेंगे डिफिनिट इंटीग्रेशन, डिफिनिट इंटीग्रेशन का क्या मतलब है। एरिया में आपको सिंपल कर्व देखना है कि सिंपल कर्व जैसे इलिप्स का एरिया कैसे फाइंड करेंगे, लाइन का, सर्कल का, पैराबोला का, एंड सो ऑन। फिर दूसरा एप्लीकेशन है इसका डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहले आपको समझना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, उसका ऑर्डर क्या है, उसकी डिग्री क्या है, जनरल सॉल्यूशन क्या है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या मतलब है। फिर उसके बाद आप देखेंगे टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन कितने टाइप के होंगे, जिसमें आपको सबसे पहले मिलेगा वेरिएबल सेपरेबल मेथड या वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, फिर आपको मिलेगा होमोजेनियस फॉर्म। फिर अगर आपके पास होगा डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, जिसमें पहला आपके पास मिलेगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन AOI बोल सकते हैं आप इसको शॉर्ट में। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में आपको 3 पढ़ने हैं। कौन कौन से पॉइंट्स हैं, डिफिनिट इंटीग्रेशन, एरिया और डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपका है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म है। उसके बाद जो अगला सेकंड मेजर पोर्शन है 12th क्लास में, वो है वेक्टर एंड 3D।
वेक्टर ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा आप लोगों ने क्लास 11 में फिजिक्स में पढ़ा था, बिल्कुल वैसा ही है, उस कोई खास परिवर्तन नहीं, बस उसके आगे थोड़ा सा आपको पढ़ना है। वेक्टर क्या है उसकी डेफिनेशन आपको पढ़ना है, स्केलर क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, फ्री वेक्टर क्या है, लोकलाइज्ड वेक्टर क्या है, हमको कैसा वेक्टर पढ़ना है, फ्री वेक्टर पढ़ना है या लोकलाइज्ड वेक्टर पढ़ना है वो देखना है। मैग्नीट्यूड का क्या मतलब है, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर का क्या मतलब है, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन क्या है, डायरेक्शन रेशियो क्या है, टाइप ऑफ वेक्टर में आपको पढ़ना है इक्वल, यूनिट, जीरो, पैरेलल, कोलिनियर वेक्टर्स ये क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट, फिर उसके बाद नेगेटिव वेक्टर आपको पढ़ना है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर पढ़ना है, वेक्टर का एडिशन क्या है, वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन क्या है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या है, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन क्या है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन के क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, वेक्टर के क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन का ज्योमेट्रिकल क्या मीनिंग है, किस बात को रिप्रेजेंट करता है, क्या बताता है, ऐसे ही वेक्टर का क्या ज्योमेट्रिकल मीनिंग, वो किसको रिप्रेजेंट करता है वो देखना है आपको। चलिए वेक्टर डॉट क्रॉस हो गया। अगला आपके पास 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, क्लास 11 में आपको छोटा सा हिंट मिला था 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के बारे में, उसी के आगे से हमको पढ़ना है। तो इसमें पहला आपको पढ़ना है डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो, जो आपने वहां पढ़ा था वही वापस यहाँ आएगा। फिर उसके बाद आपको पढ़ना है कि लाइन की क्वेश्चन, जैसे आप लोगों ने 11 में 2D में लाइन की क्वेश्चन पढ़ी थी, 12th में आप लोग 3 डायमेंशन में आप एक स्पेस में किसी भी लाइन के क्वेश्चन को पढ़ेंगे। कितने फॉर्म होंगे, कार्टेशियन फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, स्क्यू लाइंस क्या है, कोप्लेनर लाइंस क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, दो लाइंस के बीच में, दो लाइंस के बीच का एंगल क्या है, दो लाइन पैरेलल कब होंगी, ये सारी बातें देखनी है। फिर उसके बाद आएगा आपका लीनियर प्रोग्रामिंग, काफी इजी टॉपिक है। इंट्रोडक्शन क्या है, फिर उसके बाद कुछ टर्म्स यूज होंगे, बिल्कुल इजी टॉपिक है। मेन इसमें आपको देखना ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या है, ग्राफिकल मेथड आपको पढ़ना है ऑफ सॉल्यूशन फॉर प्रॉब्लम ऑफ 2 वेरिएबल्स, फिजिबल रीजन का क्या मतलब है, फिजिबल सॉल्यूशन क्या है, इनफिजिबल रीजन का क्या मतलब है, बाउंडेड रीजन का क्या मतलब होगा, अनबाउंडेड का क्या मतलब है, ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन, इनके क्या मीनिंग है। तो काफी इजी टॉपिक है। लास्ट है आपके पास प्रोबेबिलिटी। तो क्लास 11 में आप लोगों ने प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी, 12th में भी आपको प्रोबेबिलिटी अच्छी खासी मिलेगी। प्रोबेबिलिटी में आपको क्या पढ़ना है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जो आप लोगों ने क्लास 11 में नहीं पढ़ी थी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, फिर उसका मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, टोटल प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब है, बायस थ्योरम क्या है, रैंडम वेरिएबल्स, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स। इतना क्लियर, ये आपका पूरा 12th का सिलेबस है, एक बार आप देख लीजिए भैया, ये इतना पढ़ना है। और क्लास 12 की मैथ्स 11 के कंपैरिजन बहुत ज्यादा आसान है। आप 10% मेहनत करेंगे आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। रिलेशन एंड फंक्शन से 8 नंबर पूछे जाते हैं, अलजेब्रा से आपके पास 10 नंबर हो जाएंगे, कैलकुलस से आपके पास 35 नंबर, सबसे बड़ा पोर्शन कैलकुलस है, तो कैलकुलस पे ज्यादा फोकस करिए, इजी है, मेहनत करिए। वेक्टर 3D 14 मार्क्स, लीनियर प्रोग्रामिंग 5 नंबर के और प्रोबेबिलिटी 8 नंबर के, टोटल आपके पास 80 नंबर। तो मेजर पोर्शन आपके पास कौन कौन से हो गए भैया, अलजेब्रा हो गया, कैलकुलस हो गया और वेक्टर 3D। इतना क्लियर है भैया। तो ये आपका सिलेबस है, सिलेबस आप लोग देख लीजिए, सिलेबस अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। अगली क्लास में मिलते हैं। तो मैं अगली क्लास में स्टार्ट करूंगा रिलेशन एंड फंक्शन। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अगली क्लास से थोड़ा सा सीरियस हो जाएंगे अपनी पढ़ाई को लेकर, मेहनत करेंगे, अच्छे से मेहनत करेंगे, अच्छा रिजल्ट देना है हमें। मिलते हैं अगली क्लास में।